मुझे विषय दिया गया है पब्लिक गुड एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस तक आने के पहले मैं थोड़ा सा एक स्टेट क्या होता है इसके बारे में बात करना चाहूंगा। अल्टीमेटली हमारे वेलफेयर की जो जिम्मेदारी है वह राज्य की है, केंद्र शासन की है, गवर्नमेंट की है। हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने हमारे वेलफेयर के लिए काम क्यों करना चाहिए? जब हम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल क्यों है। और ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि स्टेट की प्रक्रिया क्या है, स्टेट अस्तित्व में कैसे आया, गवर्नमेंट अस्तित्व में क्यों आया। तो जब हम पीछे जाके देखते हैं कि इंसान जब पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके से इंसान की जो पैदाइश हुई, जैसे ऐसे कहा जाता है कि एप थे और एप धीरे 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 इवॉल्व होते होते इंसान बन गए। तो जब एप से इंसान बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, कई लाख, लगभग 35 लाख सालों की ये प्रक्रिया चल रही है। तो इंसान अपने शुरुआत के स्टेज में हंटर गैदरर यानी शिकार करना और जो भी जंगलों में से खाना मिला वो खाना और खाना, इस तरह का लाइफ जी रहा था। ये लगभग 35 लाख साल तक हम ऐसे जिए हैं। लगभग 10-12 हजार साल पहले खेती का इन्वेशन हुआ, खेती की जा सकती है, यानी हम जमीन के अंदर कुछ डालेंगे तो उसमें से अनाज उभर कर आ सकता है और उससे हम जिंदा रह सकते हैं। ये लगभग 12 हजार साल पहले हमारे समझ में आ गया था। और उसके बाद खेती की शुरुआत हुई। जैसे खेती की शुरुआत हुई, मैं बहुत ब्रीफ में जाऊंगा, मैं स्टेट तक जाना है। तो जैसे खेती की शुरुआत हुई वैसे हर एक टीले को, हर एक टोली को या हर एक व्यक्ति को जमीन की जरूरत पड़ने लगी। और फिर वो जमीन अपनी होना ये बहुत जरूरी हो गया। जैसे जमीन की जरूरत पड़ गई वैसे ही पानी की भी जरूरत थी। फिर पानी संभालना, पानी के लिए बांध बनाना, पानी के लिए छोटे छोटे डैम्स बनाना, ये भी उस प्रक्रिया का भाग रहा। तो अगर आपको पानी पे आपका हक प्रस्थापित करना है और अपनी जमीन पर अपना हक प्रस्थापित करना है तो वो करने के लिए आपको एक दूसरे के लिए झगड़ना भी पड़ेगा। तो वो झगड़े, टोली जब थी तब भी ये झगड़े हो रहे थे अलग अलग टोलियों के बीच। लेकिन अभी के झगड़े अलग है। अभी के झगड़े हैं वो अपनी जमीन बनाना, अपने पानी का हक जताना, इसलिए किए गए झगड़े। और उसके लिए ये प्रोटेक्शन के लिए किए गए झगड़े थे कि मुझे अपनी जमीन, मुझे अपना पानी, मुझे अपना परिवार, अपना आजीविका, अपने क्रॉप्स बचाने, इसलिए दूसरे के साथ झगड़ा करना अपने प्रोटेक्शन के लिए जरूरी माना गया। उस प्रक्रिया में कहीं पे ये समझ में आ गया कि अलग अलग टोलियां अगर एक दूसरे से झगड़ती रहेगी तो नुकसान सभी का होता है। तो कहीं पे एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो इस आपस के झगड़े को रेगुलेट करे, नियमन करे, कंट्रोल करे। वो संस्था बनाई गई जहां पे लोगों ने अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है, अपने जो वायलेंस करने का तरीका है, जो एक दूसरे के साथ होने वाले वेपन्स का इस्तेमाल है, वो सब सरेंडर कर दिया एक दूसरी अथॉरिटी के पास। वो अथॉरिटी है स्टेट। तो स्टेट ने ये जिम्मेदारी ली कि आपको एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने जमीन की, अपने पानी की, अपने परिवार की रक्षा स्टेट करेगा, गवर्नमेंट करेगा, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट का जो सबसे पहली शुरुआत है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट से हुई है। हाँ, एक दूसरे के साथ होने वाली हिंसा से हुई है। और उसमें एक सबसे जरूरी बात है कि स्टेट कह रहा है कि लोगों में आपस में हिंसा मत करो, हिंसा की जिम्मेदारी मेरी है, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। तो स्टेट ने वैसे देखा जाए तो हिंसा पर अपनी एकाधिकार निर्माण किया, अपनी मोनोपोली निर्माण की कि हिंसा सिर्फ स्टेट करेगा। और उसके बदले स्टेट क्या करेगा? उसके बदले स्टेट आपको अपनी रक्षा, आपकी रक्षा स्टेट करेगा, यानी कानून और सुव्यवस्था ये स्टेट करेगा। सो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रखना और मोनोपोली ओवर वायलेंस, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से स्टेट अस्तित्व में आए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बना। तो लॉ एंड ऑर्डर रखना और हिंसा को, मतलब हिंसा का कंट्रोल करना, यही बात सिर्फ स्टेट की मूलभूत जिम्मेदारी माना गया। वेलफेयर स्टेट ये कहीं बात थी नहीं। वेलफेयर लोगों ने मार्केट से करवाने, यानी लोग काम करेंगे, उससे उत्पादन निकलेगा, खेती का उत्पादन निकलेगा, वो बाजार में लेके जाएंगे, उसमें जो भी एडिशनल मिलेगा, सरप्लस मिलेगा, उसमें वो बाकी की चीजें खरीदेंगे। इस तरह से मार्केट रोल करेगा। और लोगों को जो भी बाकी जरूरतें हैं, उनको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, चप्पल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, वो मार्केट पर निर्भर रहेंगे। स्टेट उसमें रोल नहीं निभाएगा। इस तरह से
एक मेंटालिटी तैयार हो गई थी कई सालों तक। लेकिन हम जानते हैं कि कहीं अच्छे बादशाह राजा थे, जैसे हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने इस तरह से काम नहीं किया, छत्रपति शिवाजी ने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया। हम जानते हैं कि राजा अकबर ने कुछ अच्छे लोगों के भलाई के लिए काम किया था। अभी जिनके बारे में अच्छा कहना शायद बुरा होगा, लेकिन बीजापुर में जो भी सरदार थे उन्होंने वहां के पानी की एक बहुत अलग से सिस्टम बनाई ताकि लोगों को ठीक से पानी मिले। तो ये सब जो टास्क थे, ये किसी बादशाह ने या राजा ने लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए किए गए टास्क थे। लेकिन ये क्यों किए गए? ये इसलिए नहीं किए गए कि ये राजा की जिम्मेदारी है या स्टेट की जिम्मेदारी है। ये इसलिए किए गए क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। छत्रपति शिवाजी एक अच्छे इंसान थे और उन्हें लगा कि मेरे प्रजा के लिए ये करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये किया था। ये स्टेट की जिम्मेदारी उस वक्त तक नहीं माना गया था। इस तरह से होते होते जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ समवेयर 1600-1700 के आसपास, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, इंडस्ट्री बनती है 1700-1800 में, तब ये जो पूरी इकोनॉमी है ना, ये बदल जाती है। पहले जब खेती होती थी तो पूरा परिवार काम करता था और सभी मिलकर उसका उत्पादन निकालते थे। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आप उसमें काम कर रहे हो, उसमें से आपका उत्पादन आ रहा है। आप खेती कर रहे हो या जो कोई भी आर्टिसन हो, वहां के रूरल कारागिर हो, उसमें से ये हो रहा था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, आप इंडस्ट्री में काम करने लगे, तो एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी आ गई कि अभी उसको घर के लिए पगार मिलेगी और वो एक एज तक ही मिलेगी। आप 60 के बाद में उसको पगार नहीं मिलने वाली है। तो पूरे फैमिली का जो उत्पन्न है वो एक सैलरी पर निर्भर है, और वो सैलरी जैसे उसके डिसेबिलिटी के कारण हो, उम्र के कारण हो, किसी और कारणों से अगर बंद हो जाए तो पूरी फैमिली वल्नरेबल हो जाएगी। तो इस वल्नरेबिलिटी से फैमिली को बचाना होगा। वहां से होती है शुरुआत, जहां पे इंडस्ट्रीज और स्टेट को अपने लेबरर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी और पेंशन स्कीम्स शुरू हुई। ये वेलफेयर स्टेट का पहला टप्पा है, जहां पे स्टेट ने प्रोविजन करना शुरू किया कि हमें लोगों को पेंशन देनी पड़ेगी। उसी वक्त जैसे ये प्रक्रिया हो रही थी, और बाद में एक बहुत सोशल साइंटिस्ट है फूको नाम के, जिन्होंने कहा कि जो पहले की बात थी कि एक दंड शक्ति के आधार पर स्टेट अपना काम कर रहा था, शायद ऐसे केवल ताकत और दंड शक्ति के आधार पर काम करना किसी के भी लिए नामुमकिन है। आपके पास तलवार है इसलिए आप लोगों को रूल नहीं कर पाएंगे। आपको लोगों के वेलफेयर की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, लोगों के भलाई के लिए काम करना ही पड़ेगा, वरना स्टेट रह नहीं सकता। तो अपने अस्तित्व के लिए राजा को यानी गवर्नमेंट को लोगों को कुछ ना कुछ वेलफेयर देना ये बहुत जरूरी पाया गया था, इसलिए वेलफेयर स्टेट की शुरुआत वहां से होती है। तो बात इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैंने इसलिए बताया कि आप जब कल से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात में स्टेट के बारे में बहुत बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, स्टेट यानी गवर्नमेंट कहा जाए तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किस तरह से काम करेगी, उसके क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या अधिकार है, ये कहने वाला डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ लॉ माना जाता है कि यहाँ के कानून कैसे बनेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है। तो वो समझने के लिए थोड़ा सा हमें स्टेट क्या है ये जानना जरूरी है। तो स्टेट की मुख्य जिम्मेदारी जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, जिसके लिए स्टेट के पास मोनोपोली की, वायलेंस की। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेलफेयर ये स्टेट की जिम्मेदारी बनी, और फिर लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करना, यानी पब्लिक गुड के लिए काम करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनी। तो ये उसका थोड़ा सा थियोरिटिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये पब्लिक गुड स्टेट किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, उसका कानून क्या है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं तो तीन बातें हम समझने की कोशिश करते हैं हमेशा। पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनी है, क्या चाहते हैं हम, इस देश के किस दिशा में लेके जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है। जब हम प्रियम्बल समझते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ जाती है, इस तरह से देखा जाए तो। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण भाग है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो लोगों के मूलभूत अधिकार है, जिनको स्टेट छीन नहीं सकता। इनफैक्ट स्टेट के पास मोनोपोली और वायलेंस है, सबसे ज्यादा पावर स्टेट के पास है, तो हो सकता है तो स्टेट खुद ही हिंसक हो सकता है। तो लोगों को स्टेट से बचाना जरूरी है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स है कि शासन आपके अधिकार नहीं छीन सकता।
आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, संगठित होने का अधिकार है। ये अधिकार शासन के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शासन को, अपने आप को शासन से बचाने के लिए दिए गए अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स नाम के। शायद बाकी वक्ता उसके बारे में बात करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं पे उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं शासन के खिलाफ। तीसरा जो भाग है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति क्या होगी, राज्य का धोरण क्या होगा, ये कहने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी 1950 के आसपास, जब वो 2-3 सालों का जो भी प्रयास रहा होगा, उस वक्त हमारे पास स्रोतों की कमी थी। भारत स्वतंत्र हो रहा था, पार्टीशन हो गया था, बहुत बड़े पैमाने पर तिजोरी पर उसका भार था, कहीं पे युद्ध चल रहा था, कहीं बहुत सालों का सूखा पड़ा था, उसको भी ध्यान देना था। तो इस सब में हमारे पास काफी रिसोर्सेस काफी नहीं थे, लेकिन हम चाहते थे कि कुछ पाए। तो जो चीजें ऐसी है कि जो शासन करना चाहता है लेकिन अभी हमारे पास वो करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया। यानी शासन के मार्गदर्शक तत्व, शासन क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा। गवर्नमेंट सभी को शिक्षा देगा, गवर्नमेंट सभी को आरोग्य की सुविधा देगा, गवर्नमेंट सभी को एडिक्वेट खाना देगा, गवर्नमेंट सभी को काम देगा, गवर्नमेंट सभी को अपनी बात रखना, अपनी संस्कृति संभालने का अधिकार देगा। ये जो सब अधिकार है उस वो करने के लिए शायद हमारे पास उस वक्त उतने काफी रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन हम ये करना चाहते थे। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा। यानी जो भी गवर्नमेंट होगी वो इस दिशा में काम करेगी, जैसे जैसे रिसोर्सेस अवेलेबल हो गए वैसे वैसे स्कीम्स बनाई जाएगी। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसलिए है कि अगर स्टेट ये नहीं दे पाया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा गया। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कई सालों में जैसे जैसे इसमें विकसन होते गया है, कोर्ट ने ये कई बार होल्ड किया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमेशा के लिए डायरेक्टिव नहीं रह सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अभी मतलब जैसे राइट टू एजुकेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा था, गवर्नमेंट का कहना यह था कि राइट टू एजुकेशन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए अगर हम सभी को शिक्षा नहीं दे सकते तो कोर्ट हमें यह सवाल नहीं पूछ सकता। कोर्ट ने कहा कि आजादी के 60 साल के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और हम इसकी गारंटी नहीं देंगे, आपको गारंटी देनी होगी। तो वी विल कंसिडर, हम ये कंसिडर करेंगे कि शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है और इसलिए फिर राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार का जो कानून है वो बनाया गया है। हाँ, तो अभी शिक्षा का अधिकार अगर नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो शासन को आपको शिक्षा का अधिकार देना पड़ता है। शासन को ये खातरी करनी पड़ती है कि हर बच्चे को स्कूल मिल रहा है। वैसे ही अन्न का अधिकार, अन्नाधिकार जो है, राइट टू फूड, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, जो एनआरईजीए के माध्यम से दिया गया, ये सभी बातें पहले अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थी, अभी वो कन्वर्ट होकर धीरे धीरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से फंडामेंटल राइट में आ रही है, ताकि शासन को ये सब करना ही पड़ेगा। अभी राइट टू हेल्थ के बारे में एक केस चल रहा है, अगर उसमें भी शायद ऐसे ही कहा जा सकता है कि अगर राइट टू हेल्थ सबका अधिकार है तो शासन को उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे 15 अधिकार भारतीय राज्य घटना में लिखे हुए हैं। तो ये लोगों के अधिकार है जो शासन लोगों को दे। तो अगर कोई शासन कह रहा है, कोई भी गवर्नमेंट कर रहा है या कोई भी मंत्री कह रहा है कि ये क्या सरकारी जमाई है क्या आप ये मांगने के लिए, उन्हें कहना पड़ेगा सरकारी जमानी नहीं है, ये हमारा घटना दत्त अधिकार है। जब ये बातें की जाती है कि रेवड़ी बांटने वाली बात अभी कुछ दिनों पहले कही गई, ये रेवड़ी बांट रहे, ये रेवड़ी बांटना नहीं है, हमारा अधिकार है। और इसलिए हम हमारे अधिकारों की मांग करते हैं जब हम सरकार को कहते हैं कि इन चीजों के लिए काम करना पड़ेगा। और कोई भी वेलफेयर स्टेट या कोई भी योजना केवल योजना बनाने से वेलफेयर स्टेट नहीं बनता, उस योजना के अमल के लिए पैसे का प्रावधान करना पड़ता है। हाँ, तो अगर शासन कह रहा है कि हम सबको अन्न सुरक्षा देंगे तो वो देने के लिए बजट में प्रावधान होना ये जरूरी होता है। अगर सरकार कह रहा है कि हम सबको शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा का बजट में प्रावधान होना जरूरी होता है। इसलिए जो बजट होता है शासन का वो सच्चा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है।
अगर आप शासन की पॉलिसी समझना चाहते हैं कि पब्लिक गुड के लिए शासन क्या कर रहा है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक गुड अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमें शासन के बजट का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी आने वाले 1-2 महीने में बजट की चर्चा शुरू होगी, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात कह रहा हूं कि आप बजट सुनिए। दोनों महाराष्ट्र राज्य का बजट, सभी राज्यों के बजट और केंद्र का बजट टीवी पर उसका स्पीच दिखाया जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कभी-कभी बोर हो जाता है, लेकिन वो बैठ के सुनिए, उससे हमें पता चलता है कि ये शासन पब्लिक गुड्स को कितनी प्रायोरिटी दे रहा है, कौन सी चीजों के बारे में वो काम करेगा, कौन सी चीजों के बारे में वो काम नहीं करेगा। तो शासन का पब्लिक गुड्स के लेके जो नीति है, वो समझने के लिए बजट ये सबसे जरूरी टूल होता है। तो हम पब्लिक गुड्स फॉर स्टेट एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये शासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने शासन को जिम्मेदारी दी है, और वो निभाने के लिए शासन को बजट में उसकी प्रोविजन करनी पड़ेगी, और वो समझना ये कॉन्स्टिट्यूशन समझने जितना ही जरूरी है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप इसके आगे भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, लेकिन कहीं पे भी बीच में अगर हो सकेगा तो ये बजट क्या होता है ये समझने की, सुनने की भी आप अगर एक एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा होगा।